हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएमसीसी। आज हम क्लास 10th की बुक है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, सेकंड पार्ट है ये इसका। 9th में इसका फर्स्ट पार्ट था और इसका ये सेकंड पार्ट है, जिसका हम सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया आज हम कवर करने वाले हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ये अदर स्टेट्स में अपनी एक अलग पहचान और एक अलग वैल्यू लेके बैठा है। जो 10th में जो बच्चे हैं उनके लिए ये विशेष चैप्टर है, क्योंकि ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं हमसे फैमिलियर है। और इस चैप्टर में हम विशेष अपने इंडिया की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इंसिडेंट्स हुए हैं उनके क्या इफ़ेक्ट्स वगैरह हुए उसी टाइम पीरियड पे, जो कि 20th सेंचुरी के टाइम पीरियड में बताया गया है, और किस तरीके से इंडिया दूसरे देशों से, है ना, अफेक्टेड था या प्रभावित था, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए आज चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और इसमें जो चैप्टर में हम इसको मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इसमें हमने क्या किया है कि फर्स्ट चैप्टर अभी हमने कवर नहीं किया है, इसमें कुछ बातें उसकी आएंगी जो कि हम जब भी फर्स्ट चैप्टर डालेंगे, है ना, इसकी वीडियो डाली जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, तो उस टाइम पे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप, हम सब ने देखा कि किस तरीके से मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म आई। ये देखिए, हमने 10th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, है ना, और उस टाइम पीरियड पे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। रशियन यूरोपियन नाजी पार्टी बनी थी और हिटलर का किस तरीके से प्रभाव था, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था 9th क्लास में। और अब हम 10th में सेकंड चैप्टर को कवर कर रहे हैं, तो ये बात आम है इसमें आना। मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। किस तरीके से हमने देखा कि एक देश को ज़रूरत होती है एक अलग फॉर्मेशन बनाने की, और एक समय पे वो किस तरीके से एक साथ मिलकर अपने देश को एक अलग पहचान देते हैं, एक अलग अलग आइडेंटिटी देते हैं। इट ऑल्सो मीन्स अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे आर, और इससे उन्हें पता पड़ता है, जब उनके अंदर चेंज आता है तो वे कौन है, वो किस तरीके से काम करते हैं, और वो अपनी आइडेंटिटी को समझ पाते हैं कि वो अगर हैं। देखिए, सबसे बेसिक बात कही जाती है कि जनता से मतलब गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट से जनता नहीं होती है। हम में से ही कुछ लोग हम पे शासन करते हैं, ये सब जानते हैं, और इसी चीज़ को यहाँ पे भी बताया गया है, और हम मौका देते हैं उनको अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने ऊपर शासन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, न्यू सिंबल्स एंड आइकॉन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज फॉर्ज न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज। देखिए, हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ पे श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भी लिखा है, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी लिखा है ना। तो जिस तरीके से हमने मर्सलिस के बारे में 9th क्लास में पढ़ा हुआ था कि वो वहाँ के लिए एक नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग जैसा काम कर रहा था, वैसे ही इंडिया में भी हमारे यहाँ पे अलग अलग समय पे एक अलग अलग सॉन्ग, अलग अलग सिंबल्स, जैसे कि 1857 के टाइम पे रोटी और शायद बाली, हमें थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, तो इस टाइप के कुछ आइडेंटिटी सिंबल्स थे उस टाइम पे। तो हर समय पे एक अलग अलग आइकन्स और सिंबल्स निकलते रहते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे देश में भी आपने सबने देखा था, तिरंगे से पहले जो उसमें अशोक चक्र बना हुआ था, उससे पहले चरखा भी बना हुआ था, है ना। तो ये हमारे एक आइडेंटिटी सिंबल होते हैं जो टाइम टाइम पे आते रहते हैं और बदलते रहते हैं। एंड आइडियाज फोर्स्ड न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज इन मोस्ट कंट्रीज। यहाँ से हमें पढ़ना है, इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज ए लॉन्ग प्रोसेस। अगर हमारी आइडेंटिटी जो होती है, जैसे देश को एक एकता में लाने की बात है ना, तो एक एकता में जब आ जाता है देश, तो उसको बड़े लंबे समय के हिसाब से किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो आज देखिए आप 75 ईयर्स 70 ईयर्स निकल चुके हैं, और आज आप देखिए वो आज भी काम कर रहा है वैसा, है ना। ऐसे कुछ देश के लिए कुछ ऐसा काम किया जाता है जो फ्यूचर में भी काम आए। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड द कॉन्शसनेस इमर्ज इन इंडिया। इस तरीके की सोच कैसे उत्पन्न होती है, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाया गया है इन सारी बातों से। देखते हैं। इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर colonies,
द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वियतनाम में किस तरीके से द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप सब समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो इंडिया है, इंडिया एक तरीके से बहुत अच्छा खासा देश था, पर यहाँ पे हमारे यहाँ दूसरी शक्तियाँ जो आई और हमारे यहाँ पे कॉलोनीज बना के रहने लगी। कॉलोनीज बना के जब वो रहने लगी तो इनको ही कॉलोनाइजेशन कहा गया। इनको ही क्या कहा गया? कॉलोनाइजेशन, है ना। ऐसे TION ये भी होता है और कभी कभी अपन ZATION भी देखते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इसमें जितनी बात है जितना शॉर्ट में हो सकता है उसको अपन को वही करना है। इसके बाद लिखा हुआ है कि पीपल बिगिन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। तो यहाँ पे जो बात बताई गई है, तो इस कॉलोनिज्म को ख़त्म करने के लिए लोगों ने उसके अंदर एक यूनिटी देखी कि किस तरीके से हम लोगों के बीच में जुड़ सकते हैं, और कोई एक ऐसा माध्यम या एक ऐसा मीडियम चाहिए होता है जो कि यहाँ पे एक नेशनल आइडेंटिटी बन के सामने आए, है ना। तो उसी की कुछ बातें चल रही हैं। जहाँ तक हम कवर कर चुके थे वो एरिया था यहाँ से, तो इस पैराग्राफ को हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो हमने आपको बताया था उस समय कि एक मतलब बीच में एक नेशनल आइडेंटिटी चाहिए होती है एक देश को जोड़ने के लिए, एक चीज़ों को करने के लिए। इसी तरीके से बताया जाता है कि जब भी ऐसा कोई कॉलोनियल या ऐसा कोई कॉलोनिज्म होता है तब देश की यूनिटी ही सामने आती है लोगों की, और वो लोग स्ट्रगल करते हैं और तब जाके वो कुछ हो पाता है। क्योंकि आपने सबने सुना है कि संगठन जो होता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी काम को करने के लिए। लिखा है द सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। अगर हम पे कभी आ जाए, अत्याचार हो रहा हो या किसी भी तरीके से हमारे ऊपर गलत हो रहा हो, तब लोग ये नहीं देखते कि कौन किस समुदाय से है, कौन कहाँ से आया है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा लक्ष्य या एम क्या है। यहाँ पे ये बात कही गई है। बट ईच क्लास एंड ग्रुप्स फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। तो हर व्यक्ति के लिए, हर क्लास, हर ग्रुप के लिए कॉलोनिज्म की भाषा अलग अलग, पृथक पृथक हो सकती है। यहाँ पे बोला गया है देयर एक्सपीरियंसेस वर वेरिड एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। तो सबके लिए इसी चीज़ का मायने, पैमाने अलग अलग हो सकते हैं। बोला गया है द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज वर्ड जो है मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है, क्योंकि अमूमन होता यह है कि कुछ टफ वर्ड्स आते हैं, उसकी वजह से सारा सेंस ख़त्म हो जाता है। जहाँ जहाँ हमें ऐसे कुछ वर्ड मिलेंगे जो एकदम सेंसफुल है और एक कड़ी है उस सेंटेंस की, उसको हमने अलग से बाहर निकाल के रखा है। जैसे कि इसको कहते हैं फोर्ज, का मतलब यहाँ पे है बिल्ड। चलिए अब इस सेंटेंस को यहाँ पे बिल्ड समझ के पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू बिल्ड दीज ग्रुप्स टुगेदर। उन्होंने उसको क्या किया, जब एक साथ लाए उन ग्रुप्स को विद इन वन मोमेंट, एक मोमेंट के अंदर उन सभी ग्रुप को एक साथ लाए। पर इसकी कुछ कमी रही होगी, तो अब बताइए। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज। इमर्ज मतलब होता है उत्पन्न होना। क्या होता है? उत्पन्न होना होता है विदाउट कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है? कन्फ्लिक्ट मतलब होता है हमारे जिससे झड़प, झांसा, है ना, या वाद विवाद, इस तरीके के वर्ड में कन्फ्लिक्ट वर्ड को यूज किया जाता है। चलिए इसके आगे वर्ड को बढ़ाते हैं। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब यहाँ के जो चीज़ों को हमने पढ़ा उसके बारे में, अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। चलिए मैं हर बार जब भी पढ़ाता हूँ किसी भी जगह पे, मैंने जब भी ये सेंटेंस देखे हैं वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें समझाई हैं, आपको भी मैं समझा देता हूँ और आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। मैं जानता हूँ आप सब होशियार हैं, आप सबको सब पता है, बट एक छोटा सा एक ये देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट डिकेड की यहाँ पे बात हुई है। फर्स्ट डिकेड, डिकेड वर्ड से हम समझते हैं 10 साल, ठीक है।
तो यहाँ पे ये चीज बोली गई कि जो 20th सेंचुरी है यानी 1900 से लेके 1999 तक की जो सेंचुरी है उसके शुरू का 1910 फर्स्ट डिकेड, फर्स्ट 10 साल, ठीक है, इस टाइम पीरियड पे ये चीज है। अब इसमें एक चीज और आती है, एक आती है अर्ली, एक आती है मिड और एक आती है सॉरी मिड और लेट। यहाँ पे 3 चीजें आती है। तो इसकी जो अर्ली एज में माना जाएगा 1901 से लेके 1930 तक हम मान लेते हैं अर्ली। इसके बाद 30 से 40 के बीच में ही देखा जाए तो इसके साथ 70 तक हम मानेंगे मिड, और इसके जस्ट यहाँ पे 1970 से लेके 1999 तक यहाँ पे हम मान सकते हैं लेट। इस तरीके से कुछ हमारी एक सेंचुरी की डिवीजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल pick up the story from 1920 and study the non-cooperation and civil disobedience movement। तो हमने इस टाइप के जो नॉन कॉपरेशन मतलब हम सब ये जानते हैं असहयोग आंदोलन, एंड सिविल डिसोबीडियंस मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब किसी की मार धाड़ से कोई मतलब नहीं, किसी की जनहानि मनहानि से कुछ भी नहीं करना है ना, किसी को जलाना वगैरह भी नहीं है, सिर्फ प्यार से चीजों को मना करना है। ये है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस साउट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स participated in the movement and how nationalism captured the imagination of people। तो ये चीजें इन्होंने बताई हैं कि इन सारे मोमेंट्स को, जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हमारे यहाँ हुए हैं, उन सारे मोमेंट्स को मैं लोगों ने उसको कैसे देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 6 अप्रैल 1919 मास प्रोसेसंस मतलब होता है एक तरीके से अपना जन आंदोलन के टाइम पे ऐसा बोला जाता है। ऑन द स्ट्रीट्स बिकेम अ कॉमन फीचर्स ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। तो देख सकते हैं आप इस पूरी पिक्चर में हमें बताया गया है कि किस तरीके से एक मास मूवमेंट, देखिए आप कितनी सारी संख्या है यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करते दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पोर्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद मैं आगे इस चैप्टर को लेके चलता हूँ। थोड़ा मुझे इसमें वीडियो को सेट करना पड़ेगा, देखते हैं आपको दिख रहा है। चलिए ऐसा कर लेते हैं, ये अब आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में दिया गया है वो दिया गया है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हम सब ने जब नाजी चैप्टर के बारे में पढ़ा था, नाजी एंड द हिटलर, राइज ऑफ हिटलर, उस टाइम पे हमने फर्स्ट चैप्टर का जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये भी पढ़ा था थोड़ा सा, और नाजी ने कैसे काम किया ये भी पढ़ा था। और मैं यही मान के चलूँगा कि आप सब ने 9th का ये चैप्टर याद किया होगा, इवन पढ़ा होगा, आपको कुछ चीज़ें याद होंगी। अगर नहीं है तो जब आप मेरी प्लेलिस्ट में बनाऊंगा 9th चैप्टर की, तो आप इससे थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको सेट कर दूं जी। तो लिखा है इन द ईयर आफ्टर 1919, उनका कहना ये है इन द ईयर आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू areas incorporating new social groups and developing new mode of struggle। हमेशा पुरानी चीज़ें दोहराई जाती हैं फ्यूचर में, नो डाउट, बट उनके तरीके बदल जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़, ये छोटी सी बात बताई गई कि किस तरीके से कोई भी मोमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, उनमें लोगों की स्टाइल बदल जाती है। जैसे कि आप सब समझते हैं एक समय पे हम पहले के समय में कैसे लड़ते थे, स्टोन से भाला बनाते थे। इसके बाद क्या हुआ, लोहे का इस्तेमाल हुआ उसमें। उसके बाद क्या है, आर्मामेंट्स आ गए, है ना। इस तरीके से आज हम देखते हैं कि कितनी रिफाइंड और डिफाइंड चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव। क्या बोला गया है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट इन्होंने ऊपर 2-3 लाइनों में बताया है उससे हम क्या समझते हैं, और व्हाट इम्प्लीकेशंस, क्या तरीके से उन्होंने इम्प्लीकेट किया हुआ। इम्प्लीकेट का मतलब होता है लाना,
इम्प्लीकेशन यानी लागू करना होता है। डिड दे हैव? फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सबसे पहले जब भी वॉर हुआ उसमें एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बनी। बताइए कैसे? वो ऐसे बनी होगी कि जब व्यक्तियों ने युद्ध किया, जब व्यक्तियों ने लड़ाई लड़ी, जब युद्ध करा, उस समय पे उनका पैसा बहुत खराब हुआ है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। और पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो चुकी है जैसे कि हमारे यहाँ पे भी देखा जाता है कि किसी जगह पर किसी ने हमला किया और अगर उसने वो उसको कैप्चर कर लिया तो उसकी यहाँ की पॉलिटिकल वहाँ की चीज़ें बदल जाएंगी, जैसे उसका नक्शा बदल जाएगा, जैसे वहाँ पे सरकारें बदल जाएंगी। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। देखिए इसमें सब बच्चों को यहाँ पे एक डाउट रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डाउट दिया है कि सर ये एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड। देखिए छोटा सा एक कहना है कि जितने भी ये देश हैं, जैसे कि हमने नाजी के बारे में पढ़ा था, मैं बार बार नाजी के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि वो चैप्टर में सच में ऐसा कुछ हुआ है कि जो अनएक्सपेंडिंग था, जो मतलब बताने योग्य नहीं है, बहुत गलत भी हुआ है, बहुत कुछ सीखा भी हमने। तो उसमें ये चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से जर्मनी ने दूसरे से वॉर के लिए लोन्स लिए, किस तरीके से वो डेट में चले गए थे और सारी चीज़ें बताई गई। और जो डेट में जाते हैं, कर्ज लेते हैं, उस समय पे किस तरीके से उनका पैसा ख़त्म हो जाता है और वो किस तरीके से जनता को परेशान करते हैं बाय टैक्सेस, बाय कस्टम ड्यूटीज़। ये सारी बातें यहाँ पे फिर से इनकम टैक्सेस, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो जब भी वो वॉर लोन करेंगे, मतलब वॉर करेंगे, तो उधर वो किसके ऊपर पैसा डाल के करेंगे? वहाँ की मासूम जनता के साथ गलत करेंगे। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। यहाँ पे क्या समझाया गया है कि जो वॉर है ना, उस समय पे प्राइसेस जो है ना वो हाइपर इन्फ्लेशन में चले गए थे। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई बढ़ जाना। ठीक है, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। और ये लोगों के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात हो चुकी थी। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, है ना। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब है कि उनसे पूछा गया, जैसे कि एक झलक हमने एक मूवी आई थी शायद ट्यूबलाइट था, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से उसके सोहेल खान और सलमान खान में से रिक्रूटमेंट हो रहा था इंडिया के वॉर के टाइम पे। तो किस तरीके से लोगों को ढकेल दिया जाता है वॉर के लिए, जो ट्रेंड भी नहीं होते, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देके उनको उसमें ढकेल दिया जाता है। तो वैसे कुछ यहाँ पे भी बताया गया है। इन रूरल एरियाज कॉस्ट वाइड स्प्रेड एंगर देन इन 1918 1919। यहाँ से ये चलता हुआ यहाँ तक आया और इसके बाद क्या हुआ? 1920-21 क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात बताई गई है कि जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज थे ना, उनने भी हमारे यहाँ पे क्या करा है? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करे हैं कि यहाँ की आम जनता मर जाए और यहाँ की आम जनता ही नुकसान में जाए, बाकी उनका कुछ ना हो, उनकी जो रूल है उनका वो चलता रहे। और इस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ लोग, सॉरी ये हिल गया, उस टाइम पे कुछ लोग मतलब उस समय पे कुछ एरियाज में क्या हुआ, क्रॉप फील्ड हो चुके थे। तो मतलब लोगों के पास दाना भी नहीं था खाने के लिए और ये रिक्रूटमेंट भी कर रहे थे और तमाम तरीके से लोगों से टैक्स वगैरह भी वसूल कर रहे थे। खैर, हम जानते हैं हमारा इतिहास कितना मतलब बिगाड़ा गया है और कितनी तरीके से हमें परेशान किया गया है। इंडिया वही देश है जिसने कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, हमेशा ही इंडिया को ही लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है। खैर, गर्व है हमें इंडिया वाले होने पे, गर्व से कहते हैं अपन भारतीय हैं। दिस वॉज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। जो वहाँ पे क्रॉप फेल्यूर हुआ ही था और वहाँ पे एक और चीज़ हमारे सामने आती है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब महामारी होता है और इन्फ्लुएंजा मतलब उस समय हैजा की बीमारी या किसी भी तरीके की चीज़ें आई, वो सारी चीज़ें वहाँ पे परेशान करने लगी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 मिलियन, अगर हम देखा जाए तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख बराबर होता है। तो 12 से 13 मिलियन लोग वहाँ पे क्या हुए? पीपल पेरिश एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन। फेमाइन मतलब
सूखा या किसी भी तरीके से एपिडेमिक की ही बात कर रहे हैं, एंड द एपिक। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people perish as a result of famines and the epidemic। तो कहीं किसी के यहाँ सूखा पड़ा, कहीं किसी के यहाँ बाढ़ आई, कहीं किसी के यहाँ पे बीमारियां फैली, इस तरीके से ये बताया गया है। People hoped that their hardship would end after the war was over, but that did not happen, है ना। Pupils hoped that their hardship would end after the war was over। ऐसा उनको लग रहा था कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज एक टाइम पे क्या करेंगे, हमें छोड़ देंगे और चले जाएंगे, बट हुआ क्या, इसका उल्टा ही हुआ। वो कहीं से कहीं तक नहीं गए, है ना, और हम पे ही शासन करते रहे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 1.1 का, द आइडियाज ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी जो हैं वो मतलब देशों में जब गए, साउथ अफ्रीका गए और तमाम देशों में भी उन्होंने जो चीज़ें पढ़ी, उसके बाद जब उन्होंने इंडिया में आने का सोचा तो 1910 में वो आने वाले थे, पर वो रिटर्न हुए थे 1915 में। तो यहाँ पे स्टार्ट होती है वो बात कि महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। एज यू नो, उनका कहना यह है कि हम जानते हैं ऐसा कुछ, he had come from South Africa। ये तो हमने अभी आपसे बात करी थी। When he had successfully fought। अब यहाँ पे मैं इस पोर्शन को आगे बढ़ाऊंगा, उससे पहले हम ये बॉक्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा बोर्ड में किसी भी तरीके के सोर्सेस होते हैं, जो बॉक्स होते हैं, इनसे एग्जाम में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बन जाती हैं। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च through Volksrust 6 November 1913। Volksrust 6 November 1913। Mahatma Gandhi was leading the workers from Newcastle to Transvaal, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने वहाँ के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, फ्रॉम न्यूकैसल टू ट्रांसवाल तक। When the marchers were stopped and Gandhiji arrested, thousands of more workers joined the सत्याग्रह। जब गांधी जी ने इस काम को करा और जब उनको रोक के अरेस्ट कर लिया गया, तब बहुत सारे वर्कर्स वहां के इनके साथ जुड़ गए। वर्कर्स ज्वाइन द सत्याग्रह अगेंस्ट रेसिस्ट लॉ। रेस मतलब ऐसा होता है कि जात पात, ये सारी चीजें, ऊंच नीच, इन सभी चीजों की वजह से वहां के रेसिस्ट लॉ जो बनाए गए थे, उनसे लड़ने के लिए सत्याग्रह में ज्वाइन हो गए। दैट डिनाइड राइट्स टू नॉन वाइट्स। किसके खिलाफ इनकी लड़ाई चल रही थी? वहां के नॉन वाइट्स के खिलाफ, है ना, सॉरी, राइट्स टू नॉन वाइट्स, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, वाइट्स के खिलाफ चल रही थी लड़ाई, नॉन वाइट्स की, ठीक है। हम जैसे इंडियंस जैसे जो होते हैं उनकी लड़ाई वहां पे मान के चलिए, जैसे अफ्रीकन जो लोग होते हैं उनकी लड़ाई चल रही थी गोरे लोगों के साथ। चलिए इस पेज को आगे बढ़ाते हैं। लिखा गया है यहाँ पे, द रेसिस्ट regime with a noble method of mass agitation which he called सत्याग्रह। ऐसा कहा गया है, द रेसिस्ट regime with a noble method of mass agitation which he called सत्याग्रह। The idea of सत्याग्रह emphasizes the power of truth and the need to search for truth, है ना। तो बस छोटी सी बात है, उनका कहना यह, सत्य के लिए आग्रह। हम सत्य है, हमारे अंदर सत्य है, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी बात को सत्यता के साथ प्रमाणित रख के उनसे क्या लेंगे, अपने राइट्स को वापस लेंगे। हमारे जो राइट्स उन्होंने छीने हैं, जिस तरीके से उन्होंने मतलब उसको ओवरकम किया है, कम ही लाई है हमारे कामों में, हमारी सत्यता में, उसको हम वापस लेंगे, ऐसा उनका कहना है। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, हमारा अगर कारण सही है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, और हमारा जो स्ट्रगल है वो इनजस्टिस के खिलाफ में है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द अप्रेसर। तो उनका कहना यह है कि हमें कोई ना मारे और ना हमें किसी को हानि पहुंचानी है।
वेंजियंस और वायलेंस। किसी भी तरीके से हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है और कोई हमें ना नुकसान पहुंचाए। वैसे एक शायद मुन्ना भाई एमबीबीएस सेकंड जो पार्ट आया था उसमें एक मजाक की बात है, उसमें उन्होंने कहा था कि गांधी जी क्या कहना है कि अगर कोई तुम्हें एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर लो, पर दूसरे के बाद क्या करना है ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला, तो वो मार देता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका कहना ये सिर्फ ये था कि सत्याग्रह मतलब ये है कि हमें किसी के साथ हिंसा नहीं करनी। अगर हमें कोई मारता है तो उसको खुद बाद में शर्म आ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति ने क्या किया। ठीक है, असत्याग्रही could win the battle through non-violence. That could be done by appealing to the conscience of the oppressor. तो यहाँ पे जो बात हमें बताई गई है वो क्या लिखा है, दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेसर। तो उनके मन में ये भी बात आना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति सही है और उनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बात आई है पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स, पीपल कौन, हम जैसे आम लोग, पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence। तो उनका कहना ये है कि जो जनता है वो ऑपरेसर से क्या करे, हैड टू persuaded to see the truth, उनको सच दिखाए, instead of being forced to accept truth through the use of violence। और हम उनको मार के उनसे बोले कि नहीं यही सत्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। Why this struggle, truth was बॉन्ड टू अल्टीमेटली ट्रम्प, है ना। और अंत में सभी कहते हैं, हमारी महाभारत जैसे पुराण में, सॉरी महाभारत जैसे महाकाव्य में ये कहा गया है कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियन। ऐसे ही हमारे देश में जो धर्म है नॉन वायलेंस का वो चलना चाहिए। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस इन 19। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत से बच्चे, ज़्यादातर मैंने जब मैं बोर्ड की कॉपियाँ देखता हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चों को ये डेट्स भूल जाती हैं। तो इन विशेष बातों पे विशेष ध्यान देना है ना, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, कोई भूलेगा नहीं। इन चीज़ों को भी नहीं भूलना है, इसको भी नहीं भूलना है। इससे पहले मैंने जिस चीज़ को हाईलाइट किया है ये आपके एक फुट नोट्स जो होते हैं, है ना, या क्विक नोट्स जो होते हैं उनको आप बना सकते हैं इस वीडियो को देख के। और इतनी डिटेल वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे बच्चों को मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और कभी आपको कुछ भी तकलीफ होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस इन 1916। ही ट्रेवल्ड टू चंपारण इन बिहार। जब वो बिहार गए थे, इसमें ये बात याद रखना है, 16 में चंपारण बिहार गए थे। टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। किस चीज का प्लांटेशन था पता है आपको? 8th क्लास में हमने सबने पढ़ा था कि वहां पे प्लांटेशन इंडिगो का किया जा रहा था। वो भी बहुत से लोगों ने तो अपने अंगूठे तक काट के रख दिए थे कि नहीं हम प्लांटेशन नहीं करेंगे इंडिगो का, क्योंकि इतना ज्यादा डिमांड था उसका इंडिया के बाहर कि लोगों को बहुत मजबूर किया जाता था। इस वजह से लोग परेशान हो चुके थे और इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। देन ही 1917 ही ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। 17 में किस चीज का? इसी सेम बात का वहां पे हुआ कि पीजेंट के साथ वहां पे भी गलत हो रहा था। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेल्यूर। हाँ, यहाँ पे दूसरी बात है, बट वहां पे भी गलत हो रहा था पीजेंट के साथ, बट वहां पे वो लोग क्रॉप फेल्यूर की वजह से क्या नहीं दे पा रहे थे, वहां का टैक्स, है ना। प्लेग एपिडेमिक, प्लेग मतलब बीमारी ही है, हैजा है, जो भी समझे आप, और एपिडेमिक मतलब महामारी होती है। द पीजेंट ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। यानी जो इस बार आप टैक्स लेने वाले हैं वो रिलैक्स कर दिया जाए। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल्स वर्कर। तो यहाँ पे बताया गया है कि महात्मा गांधी जी गए अहमदाबाद में और एक सत्याग्रह वहाँ पे कॉटन मिल वर्कर का चल रहा था, तो वहाँ पे जाके उन्होंने इस चीज को रोका। अब इन दो जगहों में इस बुक में कहीं भी नहीं दिखने वाला, पर इन दो जगहों में
जब महात्मा गांधी जी, आई थिंक मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, चंपारण में वो मिले थे हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति जो है राजेंद्र प्रसाद जी से, और यहाँ पे वो उनके साथ गए थे अपने यहाँ के लोह पुरुष जो है, थोड़ा सा मतलब मैं भूल गया उनका नाम, अभी जस्ट याद था मुझे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ वो गए थे यहाँ पे, है ना। ये दो बातें हमारी एक्स्ट्रा में हो चुकी हैं। कभी भी अगर ऐसा आ जाए, कभी भी किसी का मन हो जाए कि भाई चलो पूछते हैं इसको कुछ बनता है कि नहीं, तो ये दो बातें आप याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी और सत्याग्रह, यहाँ पे हमें बॉक्स भी पढ़ना था। इट इज सेड ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस दैट इट इज द weapon of the weak, but the power which is the subject of this article can be used only by the strong. This power is not passive resistance. Instead, it called for instant actual activity. The movement in South Africa was not passive but active. अब यहाँ पे दूसरी बात कही गई है, सत्याग्रह इज नॉट पैसिव फोर्स. सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी. ही डिड नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन. इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल वॉट एवर. इतनी बातों में हमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आएगा भी नहीं कभी, बट ये जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे दी गई है. कभी भी पूछा जाए सत्याग्रह का मतलब क्या है, तो ये है उसका मतलब एग्जैक्ट. सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स, यानी अच्छे मन के साथ सत्याग्रह को करना चाहिए. ट्रुथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, है ना. ट्रुथ इसके बीच की आत्मा है, समझे आप. सत्याग्रह की आत्मा क्या है, सत्य है, ठीक है. दैट इज वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह. ये जब भी सत्याग्रह का आंसर आएगा, आप ये आंसर आराम से लिख सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर दिया गया है यहाँ पे. द सोल इज इन्फॉर्म विद नॉलेज. इन इट बर्न द फ्लेम ऑफ लव. इसमें लव भी है, नॉन वायलेंस भी है, इज द सुप्रीम धर्म, जो कि कहा भी गया है. देखिए, महाभारत से हमें सीखने का ये नहीं था कि कौरव पांडवों के जो बीच में युद्ध हुए थे, उनने इसको मारा, उनने उसको मारा, ये नहीं देखना था हमें. उस बीच में जो हमारे कृष्ण भगवान जो थे, उन्होंने जो ज्ञान दिया था, विशेष वही है ना. बाकी सब चीजों से हमें सीखना है, नो डाउट. हमारे एपिक है, हमारे महाकाव्य है, रामायण है, और ये भी है, बट इम्पोर्टेंट क्या है हमें, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या सीखें, क्या नहीं सीखें, क्या देखें, क्या नहीं देखें, क्या बोलें और क्या नहीं बोलें. और कभी गलती से अगर कुछ हो जाए गलत, तो उसके लिए आप हमेशा क्षमा मांग सकते हैं. सबसे बड़ा वेपन वही होता है. इट इज सर्टेन दैट इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म. ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में उसी को आगे बताते हुए कहा है, द ब्रिटिश वर्शिप द वॉर गॉड एंड दे कैन ऑल ऑफ देम बिकम एज दे आर बिकमिंग बियरर ऑफ आर्म्स. सीधी सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि शस्त्र का जवाब शस्त्र से नहीं देना है. बस छोटी सी बात है, इसको आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन सकती है फिर. ठीक है, अब हम इसमें रोलेक्स एक्ट भी देखते हैं कितने टॉपिक हमारे रह गए. टॉपिक तो बहुत ज्यादा है. चलिए आज इस वीडियो को यहीं तक करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोलेक्स एक्ट आएगा, और इसके बाद वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये पार्ट में यहाँ तक भी हम आगे कवर कर लेंगे जितना बनेगा, या इसी वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट मैं डाल दूंगा आपको, है ना. चलिए आज के लिए इतना ही, और जय हिंद, जय भारत. अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ही मोटिवेशन से हम कुछ काम कर सकते हैं, और हमारे ही प्यारे बच्चों के लिए हम ये काम कर रहे हैं. तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें अपने मित्रों से, अपने बच्चों से, जो भी आपके बच्चे के फ्रेंड हों उनसे भी. ठीक है, जय हिंद, जय भारत. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.